सुमित्रा जी की कोई बेटी नहीं थी। लोग अक्सर कहते थे कि बुढ़ापे में बेटे बहू का कोई सुख नहीं होता, अगर बेटी हो तो सुख दुख बांट लेती है। इसीलिए बेटी को पाने की ख्वाहिश में ही सुमित्रा जी ने 3 बेटे को जन्म दिया। लेकिन फिर उन्हें पता चल चुका था कि शायद उनके भाग में बेटी है ही नहीं और उन्हें बुढ़ापे में बहू के रूप में ही बेटियों का सुख प्राप्त होगा। इसीलिए बेटों की शादी होते ही सुमित्रा जी अपनी बहुओं को बेटियों की तरह ही प्यार करती, उनका बहुत ख्याल रखती ताकि उनके बीच में कभी सास बहू वाला मनमुटाव ना हो जाए। बहुएं भी सुमित्रा जी का बहुत ख्याल रखती क्योंकि वो सास नहीं एक माँ की तरह प्यार करती थी उन्हें। बहुओं को भी कभी ऐसा नहीं लगा कि वो अपने ससुराल में हैं। सुमित्रा जी ने घर का माहौल ऐसा बना रखा था कि सब एक दूसरे से मिलकर रहते थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। सुमित्रा जी ने घर में एक सामंजस्य बिठा रखा था ताकि उनके जीते जी परिवार में कोई भी परेशानी ना आए। सुमित्रा जी के तीनों बेटे अपना अपना अलग अलग बिजनेस करते थे। उनके पति भी अपना बहुत बड़ा बिजनेस चलाते थे। लेकिन दूसरे बेटे की शादी के कुछ दिनों बाद ही सुमित्रा जी के पति राम सिंह जी का देहांत हो गया था। सुमित्रा जी शुरू में तो टूट गई, पर उनके बेटे बहुओं ने उनका बहुत साथ दिया। लोग अक्सर कहते हैं कि सुमित्रा बहन, भगवान ने आपको बेटी तो नहीं दी, लेकिन बेटियों के रूप में बहुएं बहुत अच्छी दी हैं। बेटे बहू तो आपके जैसे हों। तीनों बेटों ने माँ का ध्यान बांटने के लिए अपने पिताजी का बिजनेस माँ को संभालने के लिए कह दिया था ताकि उनका मन शांत रहे। तो धीरे धीरे सुमित्रा जी ने अपने पति का बिजनेस संभाल लिया और इस तरह से वो भी खुश रहने लगी, क्योंकि पहले भी सुमित्रा जी के पति राम सिंह जी सारे घर की जिम्मेदारी संभालते थे। अपने तीनों बेटों का उन्होंने अलग अलग बिजनेस करवा दिया था और सबके बिजनेस अच्छे चल रहे थे। घर भी काफ़ी बड़ा था जिसमें उन्होंने 3 अलग अलग फ्लैट निकाल रखे थे और साथ ही एक बहुत बड़ा घर था जिसमें पूरा परिवार एक साथ रह रहा था। ये सब एक ही बाउंड्री में था। सुमित्रा जी और उनके पति ने काफ़ी सोच समझकर इस तरह का घर बनवाया था ताकि उनके बाद उनके बेटों में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और आसपास ही साथ साथ रहें। इसलिए तीनों फ्लैट बिल्कुल बराबर एक से बने हुए थे। सुमित्रा जी और उनके पति का ये कहना था कि जब तक साथ रह सकते हैं हम इस घर में रहेंगे, उसके बाद सब अपने अपने फ्लैट में प्यार से रहना, कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं होगा। सब बेटों का बिजनेस भी समय रहते सुमित्रा जी और राम सिंह जी ने अलग अलग करवा दिया था ताकि उनके बीच में कभी कोई मनमुटाव ना हो और सब अपना अपना काम संभाल रहे थे। क्योंकि सुमित्रा जी का संयुक्त परिवार था तो घर का सारा खर्चा सुमित्रा जी और उनके पति ही चलाते थे। अपने व्यक्तिगत खर्च बच्चे खुद उठाते थे। इस तरह से सुमित्रा जी का परिवार बहुत अच्छे से चल रहा था, किसी को कोई शिकायत नहीं थी। उन्होंने अपनी बहुओं पर कोई रोक टोक नहीं की थी। हर काम के लिए नौकर थे और किसी के ऊपर किसी काम का अतिरिक्त बोझ भी नहीं था। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा और प्यारा परिवार था। अब अपने सबसे छोटे बेटे की शादी करने के बाद सुमित्रा जी को ऐसा लगा कि उन्होंने गंगा नहा लिया। सबसे छोटी बहू की प्यारी सूरत देखकर तो सुमित्रा जी मानो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। उन्हें लग रहा था कि उनका परिवार आज पूरा हो चुका है, बस उनके परिवार को किसी की नज़र न लगे। बाकी की दोनों बड़ी बहुएं भी बहुत खुश थीं कि अब तीनों देवरानी जिठानी मिलकर बहुत मज़े करेंगे और हमेशा साथ साथ रहेंगे। लेकिन सुमित्रा जी की छोटी बहू बस देखने में खूबसूरत थी, बाकी मन की बहुत काली थी जिसे कोई समझ नहीं पाया था। किसी को आभास नहीं था कि वो घर में आते ही इस घर को बर्बाद करके रख देगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में छोटी बहू ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो छोटी बहू ने इस बात का हल्ला मचाया कि दोनों भाभियों के रूप में बहुत अच्छा है, इंटीरियर है, मेरे रूम में क्यों नहीं है? ये तो जानबूझकर किया गया है क्योंकि वो दोनों चालाक हैं और मेरा पति बेवकूफ़ है। इस तरह की बातें सुमित्रा जी के घर में पहली बार किसी बहू ने की थी। छोटी बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी को पहली बार बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने छोटे बेटे श्यामू की तरफ देखा तो श्यामू की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी पत्नी प्रियंका से भी कुछ कहे, क्योंकि वो बहुत ही लड़ाकू औरत थी। मीठा मीठा बोलकर अपने मुंह से मीठा जहर निकालती थी। श्यामू ने बेबसी से माँ की ओर देखा तो माँ को समझ में आ गया कि प्रियंका किसी को कुछ नहीं समझती है, ना ही अपने पति को और ना ही किसी और को। ये देखकर सुमित्रा जी को अपने छोटे बेटे के लिए भी तरस आ गया। आज सुमित्रा जी के घर में पहली बार ऐसे घर तोड़ने वाली बातें हुई थीं। उन्होंने उसे तुरंत वहीं पर समाप्त कर देना सही समझा, नहीं तो उनका इतना अच्छा परिवार जो आज तक मिलजुल कर रह रहा था तो बिखर जाएगा। ये सोचकर सुमित्रा जी चुपचाप वहां से अंदर जाने लगी तो छोटी बहू प्रियंका ने तेज आवाज में कहा, माँ जी मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, ऐसे पीछा छुड़ाकर कहाँ जा रही हैं? ये सुनकर सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, छोटी बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? इस घर में कभी किसी बहू के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है और रही इस घर की बात तो ये घर मेरा है और इसमें सबके लिए बराबर के दो रूम हैं और इस घर का सारा खर्चा मैं उठाती हूँ अपने पैसों से, लेकिन अपने व्यक्तिगत खर्चे बेटे स्वयं उठाते हैं। शायद श्यामू ने तुम्हें बताया नहीं होगा, सबको एक जैसे 2-2 रूम शादी के बाद मिले थे। अब किसने अपने रूम में क्या इंटीरियर करवाया है ये उनका अपना फैसला है, इसके लिए मैंने कभी कोई रोक टोक नहीं की। उन्होंने अपने पैसों से करवाया है, तुम्हें भी वैसा ही रूम दे दिया गया जैसे बाकी लोगों को दिया गया था। अब तुम उसमें जो करवाना चाहो करवा सकती हो, लेकिन इसके लिए बाकी दोनों बहुओं को ताना मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सुमित्रा जी जितना समझ रही थी छोटी बहू उससे कहीं ज़्यादा शैतान थी।
उसने कहा, क्या मैंने देखा था कि बाकी दोनों जेठानियों ने अपने पैसों से इंटीरियर करवाया है। वैसे भी जो वो पहले आती है वो ससुराल का अधिक से अधिक पैसा हड़प लेती है। मैं नहीं मानती कि उन्होंने अपने पैसों से करवाया होगा। पक्का आप नहीं उसके पैसे दिए होंगे। इसीलिए मुझे भी मेरे रूम में इंटीरियर चाहिए और मैं अपने पैसे नहीं खर्च करने वाली। आपको उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। ऐसा कहकर प्रियंका बड़बाते हुए अपने रूम में चली गई। आज पहली बार सुमित्रा जी ने इस तरह के लहजे में किसी बहू ने बात की थी। उनके बगल में खड़े दोनों बेटे बहुओं को बहुत जोर का गुस्सा आ रहा था और श्यामू चुपचाप भूत बनकर खड़ा था। तभी बड़े भाई ने श्यामू को बहुत लताड़ा कि तेरी बीवी की हिम्मत कैसे हुई माँ से ऐसी बातें करने की। तूने इस घर के नियम कायदे बताए नहीं उसे। माँ ने कभी किसी बहू के ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी बहू माँ को कुछ भी उल्टी सीधी बातें सुना दे। श्यामू चुपचाप खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। लेकिन तभी बड़ी बहू सविता छोटी बहू के रूप में घुस आई और उसे अच्छी से खरी खोटी सुनाते हुए बोली कि तुम्हारी औकात नहीं है मम्मी जी को कुछ बोलने की। कल को तुम आई हो और आज इस घर पर अपना हुक्म चलाने लगी। खबरदार जो आइंदा मम्मी जी से इस तरह से बात की तो। हाँ, हमारे रूम में अच्छा है जो हमने खुद अपने हिसाब से और अपने पैसे से करवाया है। तुम भी करवा लो, तुम्हें किसी ने रोका है क्या? लेकिन छोटी बहू प्रियंका तो कुछ ज्यादा ही बदतमीज थी। उसने धक्का देकर अपनी जेठानी को अपने रूम से निकालते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रूम में मुझसे बिना पूछे अंदर आने की? आइंदा ऐसी गलती मत करना। ये मेरा रूम है और यहाँ मेरी इजाजत के बिना कोई नहीं अंदर आ सकता। ये देखकर तो सुमित्रा जी के तन बदन में आग लग गई कि अपनी जेठानी के साथ छोटी बहू ऐसी बातें कैसे कर सकती है। आखिर ये क्या ऐसी लड़की इस घर की छोटी बहू बन गई? अब तो इस घर की बर्बादी निश्चित है। ये सोचकर ही सुमित्रा जी उदास होकर अपने कमरे में चली गई। बड़ी बहू के साथ ऐसा व्यवहार करने पर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो मंझली बहू रेखा ने अपनी जेठानी को संभाला और प्रियंका को लड़ताड़ते हुए बोली, खबरदार जो आइंदा कभी ये सब किया तो तुम्हारा हाथ तोड़कर तुम्हारे हाथ में ही दे देंगे। तुमने समझ क्या रखा है इस घर को? इतनी औकात नहीं तुम्हारी कि तुम हमारे मुंह लगो। हम दोनों बहनों की तरह रहती थी और हमारे बीच में तुम आ गई। आज से तुम्हें जो करना है वो करो, पर इस घर में किसी से बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइंदा ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, नहीं तो अंजाम भुगतने को तैयार रहना। इतना कहकर रेखा अपनी जेठानी को लेकर अपने रूम में चली गई। लेकिन अगले दिन प्रियंका ने दोबारा ड्रामा करना शुरू कर दिया कि मेरे रूम का इंटीरियर मम्मी जी को ही करवाना पड़ेगा। आप सब लोग झूठ बोल रहे हो। अरे तो आप अपने पति से ही पूछ लो ना कि किसने करवाया था, सविता ने कहा। तो प्रियंका बीच में ही बोल पड़ी, अरे मेरे पति को क्या पता, वो तो ऑफिस में रहता है और वैसे भी शादी के पहले कोई लड़का इन सब बातों पर ध्यान नहीं देता। बहू की बातें सुनकर सुमित्रा जी को लगा कि घर में कुछ ज़्यादा ही कलह हो रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है तुम्हें जो करवाना है करवा लो, मैं सारी पेमेंट कर दूंगी। उन्होंने लड़ाई झगड़े से बचने के लिए ऐसा बोल दिया, लेकिन उनका स्वभाव शुरू से ही ऐसा था कि उन्होंने कभी भी अपने बेटों में कोई भेदभाव नहीं किया था। इसलिए अब श्यामू के रूम में इंटीरियर का पैसा देना उन्हें सही नहीं लग रहा था, क्योंकि बाकी दोनों बहुओं ने अपने रूम का इंटीरियर अपने पैसों से करवाया था। इसलिए सुमित्रा जी ने अपनी दोनों बड़ी बहुओं को अपने रूम में बुलाया और बोली कि देखो बेटा, छोटी बहू का स्वभाव तुम लोगों से बिल्कुल अलग है और उसे समझाना मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं अपने घर तीनों बहुओं में कोई भेदभाव नहीं कर सकती। इसीलिए उनके रूम के इंटीरियर में जितना भी पैसा लगेगा उतना पैसा मैं तुम दोनों को भी दे दूंगी। ये सुनते ही दोनों बहुएं सुमित्रा जी के पास बैठते हुए बोली, नहीं माँ जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। हमें पता है कि देवरानी का स्वभाव हम दोनों से बिल्कुल अलग है और उसकी वजह से घर में पहले ही बहुत परेशानी बढ़ चुकी है। आप उनके रूम का इंटीरियर करवा दीजिए ताकि उसे शांति मिल जाए। दोनों बहुओं की बातें सुनकर सुमित्रा जी ने राहत की सांस ली और छोटी बहू के रूम में इंटीरियर करवाने के लिए उसे पैसे दे दिए। लेकिन फिर भी छोटी बहू हर वक्त अपने रूम का दरवाजा अंदर से बंद करके रखती और फ़ोन पर बातें करती रहती। वो सिर्फ खाना खाने के लिए रूम से बाहर निकलती थी और उसे बाकी घर से कोई मतलब नहीं था। सुमित्रा जी को समझ में आ चुका था कि छोटी बहू के स्वभाव की वजह से उसका संयुक्त परिवार टूटने के कगार पर आ चुका है और जल्दी इस परिवार के अलगाव निश्चित है। अब इंटीरियर का काम खत्म हुआ ही था कि अगले ही दिन छोटी बहू ने फिर नया ड्रामा शुरू कर दिया। उसने सुमित्रा जी से कहा, माँ जी, आपने दोनों जेठानियों को मुझसे भारी ज्वेलरी चढ़ाई है। सुनकर सुमित्रा जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, देख बहू, ये रोज रोज का ड्रामा बंद करो। मैंने कभी अपनी बहुओं में कोई भेदभाव नहीं किया है और सबको शादी में बराबर सोना चढ़ाया है। हाँ, जेवर की डिज़ाइन ज़रूर अलग हो सकती हैं पर उनका वजन लगभग बराबर ही है। लेकिन प्रियंका ये बात कहाँ मानने को तैयार थी। उसने कहा, माँ जी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने खुद फोटो में भाभियों के जेवर देखे हैं। दोनों भाभियों के जेवर मेरे जेवर से ज़्यादा भारी हैं, जो कि फ़ोटो में सब पता चल रहा है। अब सुमित्रा जी को समझ में आ चुका था कि प्रियंका हमेशा कुछ ना कुछ बवाल मचाते ही रहेगी और हर बार मुझसे ऐसे ही पैसे हटती रहेगी ताकि मैं मेरे बाकी बेटों के हक के पैसे उसे देती रहूंगी, जो कि किसी भी तरह से सही नहीं है। इसलिए सुमित्रा जी ने बिना कोई जवाब दिए वहाँ से जाना ही सही समझा। अगले दिन प्रियंका के पिताजी का फ़ोन सुमित्रा जी के पास आया। थोड़ी बहुत औपचारिक बातें करने के बाद उन्होंने भी वही बात कही, देखो समधन जी, आपने मेरे बेटे को बाकी दोनों बहुओं से कमज़ोर कहना चढ़ाएं तो आपका ऐसा भेदभाव करना सही नहीं है। अब सुमित्रा जी को समझ में आ चुका था कि प्रियंका का स्वभाव ऐसा क्यों है। जब उसके माता पिता का स्वभाव ही ऐसा है तो उन्होंने वैसी शिक्षा भी अपने बच्चों को दी होगी
और उन्हें रिश्तों से ज़्यादा पैसों का महत्व बताया होगा और बेईमानी करना भी सिखाया होगा। अब सुमित्रा जी को अच्छे से समझ में आ गया था कि ये सब प्रियंका जानबूझकर कर रही है ताकि सास की कमाई के अधिक से अधिक पैसे उनके पास पहुंच जाएं। इसलिए सुमित्रा जी ने अब सोच लिया कि अब वो प्रियंका बहू को कोई भी फिजूल की मांगे पूरी नहीं करेंगी और उन्होंने प्रियंका के पिता से कह दिया कि आपको और आपकी बेटी को जो करना है कीजिए, पर मैं आपकी कोई बात नहीं मानने वाली। इतना कहकर सुमित्रा जी ने फोन रख दिया। तो अगले दिन ही प्रियंका के पिताजी सुमित्रा जी से मिलने उनके घर पहुंच गए और आते ही वही बात बोलने लगे कि देखिए समधन जी, आपको अपने सारे बेटे बहुओं को बराबर ही देना चाहिए था। मेरी बेटी इस घर की सबसे छोटी बहू है, तो इसके पहले ही कि बड़ी दोनों बहुओं को आपने क्या क्या नहीं दिया ये तो हम भी नहीं जानते, लेकिन वो बोल रही है कि उनके जेवर इनसे भारी हैं, तो सच ही बोल रही होगी ना। इसलिए आप उनको भी उसके हिस्से का सोना दे दीजिए, क्योंकि अपने बेटे बहू में भेदभाव करना अच्छी बात नहीं होती है। सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, मैं अब आपकी बेटी को कुछ नहीं देने वाली। उसका पति कमाता है, उसकी जो इच्छा है वो अपने पति से पूरी करवा सकती है। मैं बीच में कोई टांग नहीं अड़ाऊंगी, कोई रोक टोक नहीं करूंगी। तभी श्यामू ने प्रियंका के पिताजी को सफाई देनी चाहिए, लेकिन प्रियंका उसे तुरंत ही चुप करा दिया। सुमित्रा जी अपने बेटे की मजबूरी बहुत अच्छे से समझती थीं। उन्हें पता था कि वो सब एक बुरी लड़की के जाल में फंस चुके हैं और ये उसकी गलती है, लेकिन वो भी क्या कर सकते थे। कोई किसी का चेहरा और आवाज़ सुन सकता है, उसका काला दिल तो नहीं देख सकता। अब सुमित्रा जी ने सोच लिया था कि वो उसकी नाजायज मांगों के लिए कभी नहीं झुकेंगी। वो ये सोच ही रही थी कि तभी प्रियंका के पिताजी ने फिर से कहा कि देखिए समधन जी, यदि आपका ये कहना है कि आपने सब बेटों को बराबर सोना दिया है, तो फिर आप अपनी बाकी दोनों बहुओं के जेवर और मेरी बेटी के जेवर तुलवा कर दिखाइए। ये सुनकर सुमित्रा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं आपको कोई सफाई क्यों दूं कि मैंने बराबर सोना दिया है, ये मेरा दिल जानता है और इसके लिए मैं किसी को कोई सफाई देने वाली नहीं, और ना ही मेरी दोनों बड़ी बहुएं अपना कोई जेवर निकालेंगी। मेरे लिए मेरे तीनों बेटे बहू बराबर हैं और बराबर रहेंगे। जिसे मानना है मानो और जिसे नहीं मानना वो मत मानो। मैं किसी को कोई सफाई देने के लिए नहीं बैठी हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं फोटो जरूर देखना चाहूंगी जिसे देखकर आप लोग आपकी बेटी बवाल मचा रहे हैं, जरा मैं भी तो देखूं। तभी प्रियंका के पिताजी ने अपने मोबाइल में प्रियंका की शादी के वक्त की उसकी बड़ी जिठानी की जो जेवर पहना हुआ था वो फोटो दिखाई, जो कि काफी बड़ा हार था और काफी भारी कंगन थे। उसे देखकर सुमित्रा जी मुस्कुराते हुए बोली, ओह, आपकी बेटी ने जिस जेवर को देखकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, वो जेवर मेरी बहू के माता पिता ने उसे उसकी शादी में चढ़ाया था, जो कि मेरे दिए गए जेवर से 2 गुना वजन ज्यादा है। तो फिर इस हिसाब से तो आपको भी अपनी बेटी प्रियंका को ऐसे ही जेवर देने चाहिए थे, ताकि आपकी बराबरी की ख्वाहिश पूरी हो जाती, क्योंकि उसे तो उसके मायके से इतने भारी जेवर मिले ही नहीं जितने कि मेरी बाकी दोनों बहुओं को मिले हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा आपकी बेटी और आप खुद बोल रहे हैं। और अब हमें आपको और आपकी बेटी को कोई सफाई नहीं देनी। आपकी बेटी मेरे घर में पूरी तरह से आज़ाद है, वो चाहे तो रह सकती है, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो अपनी फिजूल की मांगे हमारे आगे नहीं रखेगी। हम उसकी कोई नाजायज मांग पूरी नहीं करने वाले, क्योंकि ऐसा करना मेरी बाकी दोनों बहू के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि मेरी संपत्ति पर मेरे तीनों बेटों का बराबर का हक है और मैं किसी एक बेटे और बहू को बार बार उस संपत्ति में से कुछ बड़ा हिस्सा देकर अपने दोनों बेटे बहू के साथ गलत नहीं करना चाहती, और ना ही मेरी संपत्ति का अभी कोई बंटवारा हो रहा है। ये सब मेरे जाने के बाद ही होगा, जो कि मैं जाने से पहले सारा इंतजाम करके जाऊंगी। आपकी बेटी की वजह से मेरा इतना प्यारा परिवार टूटने की कगार पर आ गया, इसीलिए मैं कुछ सख्त फैसला लेने जा रही हूँ। आपकी बेटी और दामाद अब मेरे इस घर में नहीं रह सकते। हाँ, मुझे मेरे छोटे बेटे श्यामू से बहुत प्यार है, पर मैं उसकी मजबूरी समझती हूँ, लेकिन हाँ, मैं एक बेटे के प्यार में अंधी होकर बाकी दोनों बेटों पर अत्याचार होते नहीं देख सकती, क्योंकि आपकी बेटी बहुत ही बदतमीज़ और मुंहफट किस्म की लड़की है, जो कि कभी भी बड़े छोटे का लिहाज तक नहीं करती। और अब मेरा ये फैसला है कि आपकी बेटी मेरे घर में नहीं रहेगी, बल्कि अपने फ्लैट में जाकर रहे, या उसे जहाँ जाना है वहाँ जाकर रहे, लेकिन मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, अरे ऐसे कैसे निकाल देंगी? बाकी दोनों बेटे बहुएं तो आपके घर में ऐसो आराम से रहे, आपके खर्चों पर पले, और मैं और मेरा पति अपने फ्लैट पर रहें, ताकि अब अपना खर्चा भी हम खुद चलाएं और फ्लैट का किराया भी हाथ से चला जाए। ये क्या बात हुई भला? मैं भी यहीं रहूंगी जैसे बाकी बेटे बहू रहते हैं। मैं अपने पैसे फालतू में क्यों खर्च करूं और अपने घर का किराया फालतू में क्यों अपने हाथ से जाने दो? ये सुनकर सुमित्रा जी ने कहा, बाकी बेटे बहू अपने दायरे में हैं और छोटे बड़े का लिहाज करते हैं, मिलजुल कर आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं, ना कि खुद को इस घर का मालिक समझ कर रहते हैं, क्योंकि इस घर की मालकिन मैं हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं ही रहूँगी। ये घर मेरा है, तो यहाँ वही होगा जो मैं चाहूँगी। तुम हो कौन जो खुद को इस घर की मालकिन समझ रही हो? बहुत दिनों से मैं तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त कर रही हूँ, सोच कर कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन मुझे पता है कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती।
तो तुम कभी सुधरने वाली नहीं हो, इसीलिए अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे घर से निकल जाओ। ये मेरा घर है, मेरे पैसों से बना हुआ है और मेरे पैसों से चलता है और मैं किसी के ऊपर आश्रित नहीं हूँ। अपना बिजनेस खुद चलाती हूँ। ये सुनकर प्रियंका और उसके पिताजी ने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। प्रियंका ने चिल्लाकर कहा, भूलिए मत माँ जी कि अभी मेरी नई शादी हुई है। मैं चाहूँ तो आपको झूठे केस में फंसा सकती हूँ कि आपने मेरे ऊपर अत्याचार किए हैं। तभी ये सुनकर सुमित्रा जी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी पहली बदतमीजी देखकर ही मैं समझ चुकी थी कि तुम आगे क्या क्या दिमाग चला सकती हो। इसीलिए उसी वक्त मैंने तुमसे छुपाकर अपने बेटे से कहा, कहकर सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे। तो तुम्हारी एक एक हरकत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी है और तुम्हारे साथ इस घर में कितने अत्याचार हुए हैं ये भी इसमें रिकॉर्ड हो गए हैं। तो जिसे जो बोलना है बोल दो और जो करना है कर लो। हम सीधे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बोलोगी और हम उसे मान लेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। और हाँ, तुम अपनी जिठानी सास और पति के साथ जिस बदतमीजी से पेश आई हो वो भी उस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। और यदि पढ़ी लिखी होगी तो तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा कि घरेलू हिंसा का केस सिर्फ तुम ही नहीं कर सकती, तुम्हारा पति भी तुम्हारे ऊपर कर सकता है, क्योंकि तुमने उसके ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। तो तुम्हारी भलाई इसी में है कि सुधर जाओ, क्योंकि हम सीधे साधे लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं और तुम्हारी वजह से इस घर में नफरत की दीवार पैदा हो गई है। अच्छा, अपने हक के लिए तो कोई भी लड़ेगा। प्रियंका ने सुमित्रा जी की बात के बीच में ही काटते हुए कहा। तो सुमित्रा जी जोर से बोली, फिर हम पीछे कैसे रह सकते हैं? तो यदि तुम चाहते हो तो हम इसके लिए भी तैयार हैं और तुम्हारी सारी हेकड़ी हमने निकाल दी तो हमें बताना। ये सुनकर प्रियंका और उसके पिता के पास अब सुमित्रा जी की बातों का कोई जवाब नहीं था। श्यामू अपनी माँ को देखकर मुस्कुरा रहा था और इशारों में बोल रहा था कि वाह माँ, आपने जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। इन लोगों को इसी जवाब की ज़रूरत थी। तभी सुमित्रा जी ने प्रियंका की तरफ देखते हुए फिर से कहा, देखो बहू, तुम्हें 2 घंटे का समय देती हूँ, मेरा घर खाली करो, जहाँ जाना है जाओ, लेकिन इस घर में अभी तुम नहीं रहोगी। अब तक बहुत हेकड़ी दिखा ली तुमने, पर अब तुम मेरी हेकड़ी देखना कि मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर सुमित्रा जी अपने कमरे में चली गई और उसके पिताजी का दांव उन्हीं के ऊपर पलट गया था। उन्होंने सोचा था कि डरा धमका कर वे लोग सुमित्रा जी के सारे पैसे निकलवा लेंगे, लेकिन यहाँ तो सुमित्रा जी ने उसे घर से ही निकाल दिया। श्यामू का फ्लैट किराए पर लगा हुआ था, जो कि तुरंत ही खाली नहीं हो सकता था। मजबूरन प्रियंका और श्यामू को एक किराए के घर में शिफ्ट होना पड़ा। उस घर में तो प्रियंका ऐश की जिंदगी जी रही थी। हर काम के लिए नौकर चाकर थे, दिन भर एक रूम में पड़ी रहती थी। घर खर्च के नाम पर भी कोई खर्चा नहीं था। अब तो घर का किराया भी दो और अपना खर्चा भी खुद चलाओ। अब प्रियंका जो कभी बहू बनकर आई थी, अब वो सिख बन गई थी। दोस्तों लालच चाहे जितना भी हो, लेकिन रिश्तों की गरिमा से बड़ा नहीं होता, क्योंकि जिस घर में प्यार और सम्मान नहीं होता वहाँ किसी का भी रहना मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।